मैं अपनी गाड़ी में बैठा हुआ था, गाड़ी पार्किंग से निकल रही थी जब मेरी निगाह एक लड़की पर गई। वो डार्क ग्रीन कलर की शर्ट और ब्लैक जीन्स सेब तन की हुई थी। अभी मैं सिरसरी सा उसे देखकर नजर हटाता, इससे कबल वो धड़ाम करके गिरी। उसकी जगह कोई और होती और इतनी जोर से गिरती तो यकीनन बैठकर रोती, लोगों की हमदर्दियां समेटती, मगर वो तो फुर्ती से उठी और फौरन अपनी पैंट शर्ट झाड़ते इधर उधर देखने लगी, जैसे डर हो कि किसी ने उसे गिरते देख तो नहीं लिया। अपने आगे आने वाले बालों को एक अदा से कान के पीछे कर फिर इतराकर दोबारा चलने लगी। ये मिस लाइबा है सर, इन्हीं की किडनी फरजीन मैम से मैच हुई है। शायद मेरी नजरों का ताकुब कर लिया था उबैद ने। उसके बताते ही मैंने इस बात में सर हिलाया। पहले मेरा इरादा पैसों से काम करवाने का था, मगर उससे देखने के बाद मेरा इरादा तब्दील हो गया। वेलकम टू अवर चैनल नॉवेल्स बाय हुस्ने कंवल। अस्सलाम वालेकुम लिसनर, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, चैनल्स पे मौजूद नॉवेल्स को पढ़ भी रहे होंगे। तो जनाब, मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ हुस्ने कंवल का नॉवल बेनाम रिश्ता की किस्त नंबर 18 लेकर। तो आइए हम बगैर ताखीर के शुरू करते हैं। मेरे उसके गर्दन छोड़ते ही वो वहां से चल दी। मैं उसकी पुश्त को तकने लगा। वो जैसे जैसे टूट जाती जा रही थी, वैसे वैसे मैं अपने दिल को भारी होता महसूस कर रहा था। कुछ था मेरा अपना सा जो दूर जा रहा था मुझसे। ये फीलिंग्स बहुत नई थी मेरे लिए। वो मामूली सी लड़की जो ठीक तरह चल तक नहीं पाती थी, वो कैसे मेरे दिल पर इतना गहरा असर छोड़ रही थी, मैं समझने से कासिर था। खास तौर पे तब जब उसने मुझसे बेवफाई की और मुझे उससे नफरत होनी चाहिए थी। लाइबा, मुझे इस डेविल के कैबिन से निकलते ही मिस्टर इकबाल मिले। उनकी आंखें प्लेफुल थीं हर बार की तरह। मैं उन्हें इग्नोर करती आगे बढ़ गई। मिस लाइबा, अभी मैं लिफ्ट तक पहुंची भी नहीं थी कि पीछे से आवाज आई। वो मिस्टर इकबाल की आवाज थी। मेरे कदम उनके मुखातिब करने पर रुके। जी। मैं बहुत रंजीदा थी इस लम्हे। अपना रंज व गम मैं अपने चेहरे पर जाहिर करने से नहीं रोक पा रही थी। मुझे लगा वो कुछ बोलेंगे, मगर उन्होंने कुछ ना कहा, बस मेरी जानिब देखते रहे और उसके बाद हल्का सा मुस्कुराए। वो मुस्कुराहट बहुत मायने खेज थी। जब मैंने देखा वो कुछ नहीं कह रहे तो मैं मुड़कर चल दी। अगला सीन, उसामा में मैं इकबाल के साथ मीटिंग में ही था जब मेरा सेल रिंग हुआ। मैंने यूं ही कॉल रिसीव करके सेल कान से लगाया। उसामा वजदान। दूसरी जानिब से मेरा नाम बड़े अक्खड़ अंदाज में लिया गया। कौन? मेरी आईब्रो ट्विस्ट हुई। मेरी छोड़, अपनी बीवी की फिक्र कर, मेरे कब्जे में है वो। एक वीडियो भेज रहा हूँ, देख ले, और जितनी जल्दी हो यहाँ पहुंच। और हाँ, खबरदार पुलिस को खबर मत करना। बाकी जब तू यहाँ पहुंच जाएगा तो हम खुद बताएंगे हमें क्या चाहिए। ये कहते हुए उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी और फिर मुझे वीडियो मौसूल हुई। इस वीडियो में लाइबा थी जो रस्सियों से बंधी हुई थी। अभी 1 घंटा भी नहीं गुजरा था उसे यहाँ से गए और वो अगवा हो गई। क्या हुआ? इकबाल ने आईब्रोज खाकर तजस्सुस से पूछा। कुछ नहीं, एक पर्सनल काम आ गया है। मीटिंग बाद में कंटिन्यू करेंगे। मैं ये कहता हुआ अपनी सीट से उठा, अपने कोट का बटन लगाकर फौरन सेल लेकर बाहर निकल गया। सर, आपने बुलाया? मेरे कैबिन से बाहर निकलते ही उबैद हाजिर हुआ। ये वीडियो देखो और मालूम करो ये जगह कहाँ पर है, फौरन। मैंने अपनी पूरी टीम लगा दी थी इस काम पर। एक एक लम्हा मेरे दिल पर भारी था। इतने ख्यालात, इतने वसवसे। कौन थे वो लोग? क्यों अगवा किया उन्होंने लाइबा को? मैं चाह कर भी अपने दिल को उसकी फिक्र करने से रोक ही नहीं पा रहा था कि किस हाल में होगी, वो ठीक होगी या नहीं, कुछ कहीं कुछ कर तो नहीं दिया होगा इन कमीनों ने उसके साथ। 2 घंटे हो चुके थे मगर कोई खबर नहीं मिल रही थी। शायद यही वजह थी कि मैं गुस्से से पागल हुए जा रहा था। अगर ये काम अजलान का हुआ तो मैंने उसे जिंदा नहीं छोड़ना था। अब मैं हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकता था, इसलिए फौरन ही डॉक्टर के घर पहुंचा। डॉक्टर इब्राहिम, मेरा दोस्त, साथी और सीक्रेट टीम का हेड। डॉक्टर, कुछ पता चला? मैंने सिगरेट सुलगाते उसके रूबरू खड़े होकर पूछा। मैंने बार बार वीडियो देखी है। वो किसी पानी की जगह पर है। मुझे महसूस हो रहा था वीडियो के अंदर कि पानी की आवाज आ रही थी, जैसे करीबी समंदर हो या वो खुद समंदर के अंदर हो। उसकी बात सुन मेरा दिमाग खटका। ये कोई क्लू नहीं है, इस तरह हम कैसे ढूंढेंगे उसे? मैं खुद भी नहीं जानता क्यों मेरे जज्बात मुंतशिर हो रहे थे उस बेवफा के लिए, लेकिन हो रहे थे और मैं बेबस था उस मामले में। मैं धाड़ा तो डॉक्टर मेरा चेहरा देखने लगा। शायद वो हैरान था। उसकी आंखें ही बता रही थी कि वो मेरे इस रिएक्शन की तवक्का नहीं कर रहा था। इंतजार ही कर सकते हैं आप कि वो तुम्हें दोबारा कोई वीडियो भेजे या बात करे। जिंदगी में पहली बार मैं खुद को बहुत बेबस महसूस कर रहा था। ये सब हुआ कैसे? गार्ड्स कहाँ मर गए थे सारे? कल तुमने ही तो फोन करके गार्ड्स को उसके पीछे से हटाया था, भूल गए? बस डॉक्टर का कहना था कि मेरा दिमाग घूमा। मैं और मेरा गुस्सा, अपने गुस्से में मैंने लाइबा की जान को खतरे में डाल दिया था। ये सोच मेरा दिल चाहा अपना सर पीट लूं। सिवाय इन लोगों की कॉल का इंतजार करने के हम कुछ नहीं कर सकते थे। मैं वहां बैठा सिगरेट पर सिगरेट फूक रहा था। मेरी नजरें सेल पर लगी थी जो सामने टेबल पर रखा हुआ था।
मैं इंतजार करता रहा मगर कोई कॉल या मैसेज नहीं आया। जब मेरा सब्र इंतजार करते जवाब दे गया तो मैं उठा खुद उसे ढूंढने के लिए। लाइबा कहाँ है? रूम के दरवाजे पे लात मारकर उसे खोलता मैं बेधड़क ही कमरे में दाखिल हुआ था। अजलान मुझे सामने सोफे पर बैठा नजर आया। उसकी आंखों में हैरत थी। मैं एक जस्ट में उस तक पहुंचा। उसका कॉलर पकड़कर दोनों हाथों से झंझोड़ते अंगारा होती आंखों से उसे तकते में शेर की तरह धाड़ा। मुझे क्या पता? वो बौखलाहट के साथ बोला। सीधी तरह बता दे वरना मुंह तोड़ दूंगा तेरा। जब पता ही नहीं है तो कहाँ से बताऊं? वो खासा मासूमियत से बेबस होकर जवाब देने लगा। तुझे लगता है मैं यकीन करूंगा तेरा? मैं डैड नहीं हूं, समझा? उसके मुंह पर एक जोरदार मुक्का रसीद करते मैं हलक के बल धाड़ा। मैं वाकई कुछ नहीं जानता। तुम ख्वामा खा मुझ पर अपना गुस्सा निकाल रहे हो। हाथ पांव सही सलामत होने के बावजूद एक औरत तुमसे नहीं संभाली जा रही और गुस्सा करने मुझ पे चले आए हो। वो मेरी आंखों में अपनी आंखें डाल गुस्से से चिंगाड़ा। उसे तो मैं ढूंढ ही लूंगा, लेकिन अगर इन सब के पीछे तेरा हाथ निकला ना, तो तू याद रख मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े करके मैं चील कौओं को खुद अपने हाथों से खिलाऊंगा। उसे एक झटके से छोड़कर सोफे पर गिराते मैं एक एक लफ्ज चबा चबा कर वार्निंग आमेज लहजे में कहता वहां से चल दिया। उसे एक झटके से छोड़कर सोफे पर गिराते में एक एक लफ्ज चबा चबा कर वार्निंग आमेज लहजे में कहता वहां से चल दिया। मैं अच्छे से जानता था ये काम अजलान का ही है, लेकिन बस मेरे पास कोई सबूत नहीं था। मेरी टीम काम में लगी हुई थी, लेकिन वो अभी तक लाइबा की लोकेशन को ट्रेस नहीं कर पाई थी। लाइबा, मैं आमना के लिए कुछ सामान लेने मार्केट गई थी। वापसी पर अचानक मेरे पीछे से आकर किसी ने मेरे मुंह पर रुमाल रखा। मैंने एक बार कोशिश की उसका हाथ अपने चेहरे से हटाने की, लेकिन इस रुमाल पर लगी खुशबू मेरे जहन पर हावी होने लगी। मुझे महसूस हुआ पीछे से किसी ने मुझे थामा है, लेकिन मैं नहीं जानती वो कौन था। उसके बाद मेरी आंखें बंद हो गई। दोबारा आंख खुली तो मुझे पानी की छप छप सी महसूस हुई। ठंडी ठंडी हवा मेरे मुंह को लग रही थी। मैंने तेजी से अपने हाथ पैर हिलाने की कोशिश की, लेकिन मुझे महसूस हुआ मैं पूरी तरह बंधी हुई हूँ। मैं एक चेयर पर बैठी हुई थी। वो चेयर एक तख्ते पर टिकी थी। मुझे हद निगाह तक सिवाय पानी के और कुछ नजर नहीं आ रहा था। मैं नहीं जानती मैं कहाँ थी। शायद समंदर के बीचों बीच। कोई है, बचाओ मुझे, मैं चीखी, लेकिन वहां कोई नहीं था जो मेरी सुनता। लड़की चीखो मत, क्योंकि यहाँ तुम्हारी चीखें सुनने वाला कोई नहीं है। बस दुआ करो कि उसामा वजदान तुम्हें यहाँ ठीक वक्त पर बचाने पहुंच जाए, तभी बच सकती हो तुम। पीछे से आने वाली आवाज पर मैंने पलट कर देखा तो एक लड़का नजर आया जो पानी के जहाज पर खड़ा था। आप लोगों ने गलत बंदे को पकड़ लिया है। मैं उसकी कुछ भी नहीं लगती। वो डेविल मुझे बचाने क्यों आने लगा भला? माना मैं बहुत खौफजदा हो गई थी, लेकिन उसके बावजूद अपने वजूद में हिम्मत जमा कर मैं इस लड़के से मुखातिब होकर गोया हुई। अगर तुम इम्पोर्टेंट नहीं हो सामा वजदान के लिए तो फिर तैयार हो जाओ। मौत ही तुम्हारा मुकद्दर है। वो नौजवान लड़का सपाट से लहजे में बोला तो मेरी सांस अटकी। लेकिन मेरा कसूर क्या है? प्लीज मुझे खोलो। मुझे मुझे आजाद करो। मुझे मेरे घर जाना है। मेरी बेटी मेरा इंतजार कर रही होगी। ये तो अच्छा था कि मैं आमना को हाजरा आंटी को देकर आई थी, लेकिन इसके बावजूद मैं बहुत फिक्रमंद थी कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे पीछे मेरी बच्ची का क्या होगा। देखो ज्यादा हिलो मत। तख्ता उलट गया तो तुम अपनी जान से वैसे भी चली जाओगी। चुपचाप बैठकर इंतजार करो और दुआ करो वो तुम्हें बचाने आए, वो भी वक्त रहते, क्योंकि सूरज ढलने के बाद मेरी ड्यूटी खत्म हो जाएगी। फिर मैं तुम्हें इस समंदर की ठाटे मारती मौजों के हवाले कर जाऊंगा। उसकी बात सुन मेरे जिस्म से जान निकली। ये सब क्या हो रहा था मेरे साथ? आखिर सर उसामा के सारे दुश्मनों को मेरा ही पता क्यों मिल गया था? मैं इस समंदर को देख देख कर खौफजदा होती बच्चों की तरह रोने लगी। मेरे लबों पर बस एक ही दुआ थी कि वो डेविल कहीं से भी आ जाए और मुझे यहाँ से बचा ले, जबकि मैं जानती थी ऐसा मुमकिन नहीं है। वो भला क्यों आने लगा मुझे बचाने? मुझे इस डेविल से कोई उम्मीद ही नहीं थी। शायद यही वजह थी कि मैं और ज्यादा रोने लगी। मैं सूरज को ढलते हुए अपनी आंखों से देख रही थी और जैसे जैसे सूरज अपनी किरणें समेट रहा था वैसे वैसे मेरा दिल भारी होता जा रहा था। उसामा, मैं थक गया था उसे ढूंढते ढूंढते। कहाँ हो लाइबा? मेरे दिल ने इस लम्हे सवाल किया। मैं क्यों ढूंढ रहा हूँ उस बेवफा औरत को जिसने मुझे धोखा दिया है? मैं उसके लिए पागल हुए जा रहा था, क्यों? मैंने हार कर अपना सर गाड़ी की सीट से टिकाया और दोबारा सेल निकालकर इस वीडियो को देखा। मैं दो तीन बार वीडियो को देखता रहा, हत्ता कि मैंने भी महसूस किया कि वो किसी पानी के मकाम पर है और इस लम्हे मेरे दिमाग के घोड़े फुल स्पीड से दौड़े। पानी, समंदर, बस ये लफ्ज दोहराते ही मुझे अपनी मॉम याद आने लगी। मेरी मॉम की डेथ पानी में डूबने के सबब ही हुई थी। यही वजह थी कि मैं पानी से बहुत डरता था। इसके बाद मैंने कभी स्विमिंग भी ना की और ये बात अजलान बखूबी जानता था। एक अंदाजा था, एक खौफ भी, खौफ के मैं वाकई उसे बचा पाऊंगा। अगर वो वहां निकली जहां मेरा अंदाजा है कि वो हो सकती है।
मैंने फौरन गाड़ी स्टार्ट की। ये डरने और खौफजदा होने का वक्त नहीं था, रात होने को थी। समंदर में अंधेरा हो गया तो ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। मैं इस समंदर के किनारे पर पहुंचा जहां मेरी मॉम डूबी थी, जिनकी डेथ बॉडी भी कभी ना मिली। मुझे पानी से फोबिया था, उसमें स्विमिंग करना तो दूर, मेरी तो उसे देखकर ही हालत खराब हो जाती थी। अचानक बादल छाने लगे और मैंने देखा कि बारिश शुरू हो गई है। मैं परेशान हाल खड़ा था, पानी को देख देख कर ही मेरा दिल बैठा जा रहा था। पानी का दबाव बहुत तेज था, कोई भी कश्ती वाला जाने के लिए तैयार नहीं था समंदर में। ऐसे में एक कश्ती वाले से उसकी कश्ती कुछ घंटों के लिए खरीद कर खुद ही समंदर में उसे ढूंढने निकल पड़ा। साथ साथ निकलने से पहले मैंने डॉक्टर को कॉल करके बता दिया था। उसने कहा भी कि मैं अकेले ना जाऊं, वो लोग आ रहे हैं। लेकिन सूरज बहुत तेजी से ढल रहा था, बारिश के सबब पानी का बहाव भी तेज होता जा रहा था। मैं वाकिफ था मेरी एक लम्हे की देरी भी लाइबा की जान पे बन सकती है, इसलिए इंतजार नहीं कर सकता था। पानी के फोबिया के सबब कश्ती में होने के बावजूद मैं नॉर्मल नहीं था, मेरी सांस फूल रही थी। मैं अपना दिमाग बार बार पानी से हटा रहा था, लेकिन पुरानी यादें मुझे घेरे ले रही थी। जब मेरी वालदा मेरे साथ इस पानी के किनारे खड़ी थी, एक खिलौना लेने के लिए वो पानी में गई। मेरी जिद पर वो चली तो गई थी, लेकिन वापस कभी ना लौटी। मैं गिल्टी था, बहुत गिल्टी। मैं तो मर जाना चाहता था मॉम के साथ ही, लेकिन डैड ने बचा लिया। अपनी तल्ख यादें मेरी आंखों में घूम रही थी जब मैं चीख रहा था, रो रहा था, बल्कि बिलक रहा था। अपना जहन पुरानी यादों से हटाकर वह मुश्किल मैंने समंदर की जानिब देखा। मुझे लाइबा को ढूंढना था। मुझे यकीन था वो यहीं कहीं होगी, क्योंकि अजलान मेरी कमजोरी जानता है और उसने मेरी कमजोरी परिवार किया था। मेरी कश्ती समंदर के जिगर को चीरती हुई अपनी स्पीड से जा रही थी। बारिश के सबब मैं मुकम्मल भीग चुका था, लेकिन मुझे उसका जरा भी एहसास नहीं था। मेरा पूरा जिस्म लरजने लगा। मैं खुद को नॉर्मल रखने की कोशिश कर रहा था। नॉर्मल रखने की कोशिश में मैंने अच्छी यादें याद करने की सही की। इस सही में अचानक एक याद छम से जहन में आई। याद में अपने कैबिन में बैठा काम कर रहा था जब उबैद ने आकर मुझे खुशखबरी दी कि फरजीन की किडनी डोनर मिल गई है। मैंने उसे देखने की भी जहमत ना की। गुड, ये तो अच्छा हो गया, बस जल्दी से उसे ऑफर करो पैसे की। मैंने ऑर्डर दिया और अपने काम में बिजी हो गया। इस दिन वापसी पर मैं अपनी गाड़ी में बैठा हुआ था, गाड़ी पार्किंग से निकल रही थी जब मेरी निगाह एक लड़की पर गई। वो डार्क ग्रीन कलर की शर्ट और ब्लैक जीन्स जेबे तन की हुई थी। अभी मैं सरसरी सा उसे देख कर नजर हटाता, इससे कबल वो धड़ाम करके गिरी। उसकी जगह कोई और होती और इतनी जोर से गिरती तो यकीनन बैठकर रोती, लोगों की हमदर्दियां समेटती, मगर वो तो फुर्ती से उठी और फौरी अपनी पैंट शर्ट झाड़ते इधर उधर देखने लगी, जैसे डर हो कि किसी ने उसे गिरते देख तो नहीं लिया। अपने आगे आने वाले बालों को एक अदद से कान के पीछे कर फिर इतराकर दोबारा चलने लगी। ये मिस लाइबा है सर, इन्हीं की किडनी फरजीन मैम से मैच हुई है। शायद मेरी नज़रों का तवाक्कुब कर लिया था उबैद ने, उसके बताते ही मैंने इस बात में सर हिलाया। पहले मेरा इरादा पैसों से काम करवाने का था, मगर उसे देखने के बाद मेरा इरादा तब्दील हो गया। तुमने बात की? नहीं सर, मगर कल ही कर लूंगा। उबैद ने बैकव्यू मिरर में देखते मुझे फौरन जवाब दिया। इसकी ज़रूरत नहीं, कोई रिश्ते वाली ढूंढो जो उसके घर मेरा रिश्ता लेकर जाए। बस मेरा ये कहना था कि उबैद ने गाड़ी को एक ज़ोरदार ब्रेक लगाया। सॉरी सर, मारे शौक के वो बौखलाहट का शिकार था। हाल, मैं बचपन से आज तक फरजीन के साथ रहा। मुझे जिस वक्त सबसे ज़्यादा किसी खूबसूरत याद की ज़रूरत थी, इस लम्हे मुझे फरजीन की याद नहीं आई, बल्कि लाइबा की आई। वो मेरी खूबसूरत यादों में रहती है। मुझे इस बात की खबर खुद आज हुई थी। अभी मैं अपनी यादों में ही था कि मुझे अचानक मदद की पुकार की आवाज़ आने लगी। मेरी निगाह आवाज़ की सिमट गई। लाइबा को मेरे सामने ही समंदर में फेंका गया। उसे पानी में गिरता देख मेरा दिमाग काम ना किया। फिर मुझे कोई खौफ नहीं आया। मैं अपनी माँ को नहीं बचा सका था क्योंकि बहुत छोटा था, लेकिन लाइबा को बचा लूंगा, ये वादा था मेरा खुद से। मैं भी समंदर में कूद गया। काफी सालों बाद आज मैं स्विमिंग कर रहा था। पानी के फोबिया के सबब पहले तो मैं खुद ही डूबने लगा, लेकिन कितनी देर तक मैं खुद से ही जैसे उलझता रहा। लाइबा को ढूंढना तो दूर की बात, मैं तो खुद को ही बचा नहीं पा रहा था। पानी में डूबते वक्त मुझे चीखें याद आ रही थी, वो चीखें जो मेरी थी। मैं अपने खौफ पर काबू नहीं पा रहा था, इसीलिए पानी के अंदर सतह में उतरने लगा। मेरे हाथ पांव चलना बंद हो गए थे। मुझे वो सीन याद आया जब लाइबा बेड पर लेटी हुई थी और आमना मेरी गोद में थी। वो दोनों सो चुकी थी और सिर्फ मैं जाग रहा था उनकी हिफाजत के लिए। मैं कैसे हार सकता था? मैं नहीं हार सकता था। मैं खौफजदा नहीं हो सकता था। उसे मेरी ज़रूरत है, मेरी फैमिली को मेरी ज़रूरत है। जहाँ मेरा पूरा वजूद हल्का होता जा रहा था, वहीं विल पावर स्ट्रांग। मैं खुद ही को हिम्मत दे रहा था और अचानक मेरी आंखें खुली। मैं शार्क की तरह तैरते पानी की ऊपरी सतह पर आया। मेरी कश्ती अब मुझे नजर नहीं आ रही थी और ना ही लाइबा। बारिश तेज हो चुकी थी, अंधेरा बढ़ रहा था। मुकम्मल अंधेरा होने से कबल मुझे उसे तलाश करना था। लाइबा, लाइबा, मैं चीखा। मैं उसे पागलों की तरह ढूंढने लगा। फिर आखिरकार वो मुझे पानी में नजर आई। मैं तेजी से नीचे की जानिब तैरता हुआ उस तक पहुंचा। उसका हाथ पकड़कर उसे फौरी ताकत से खींचता हुआ पानी की ऊपरी सतह पर लाया। सब ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें, बस मुझ पर एतबार करो। मैंने उसके बेजान से होते वजूद को अपनी कमर पर लादा और उसके हाथ खुद अपनी कमर के गिर्द बांधे।
बस बांधने की देर थी, उसने खुद ही मुझे जकड़ लिया। उसका खूबसूरत चेहरा मेरी गर्दन पर आराम कर रहा था। मैंने तैरना शुरू किया। मैं तैरता रहा, बस तैरता रहा। कोई कश्ती नजर नहीं आ रही थी। आ रही थी तो सिर्फ कुछ रोशनियां जो बहुत फासले पर थी। मैं समझ गया था किनारा उसी जानिब है। मैंने उसी सिम तैरना शुरू किया। तैरते तैरते मेरे हाथ पांव दुख गए थे, लेकिन मैं रुक नहीं सकता था। काफी घंटे गुजर गए और मैं तैरता ही रहा। समंदर में मुकम्मल अंधेरा छा गया था। बारिश भी थम गई थी। समंदर बहुत खौफनाक मंजर पेश कर रहा था अंधेरे में, लेकिन मुझे उससे डर नहीं लगा। मुझे डर था तो सिर्फ उस एक जान का जो मेरी कमर पर थी, जो सिर्फ मेरे सहारे थी, और मैं उसे जिंदगी देना चाहता था, उसे बचा लेना चाहता था। उसकी पकड़ ढीली पड़ती महसूस हुई तो पहली बार मुझे उसामा बशदान को महसूस हुआ कि उसकी जान निकली हो। मैंने अपनी माँ को खोया था इस समंदर में, उसे नहीं खो सकता था। मैंने अपनी स्पीड बढ़ाने की कोशिश की। थोड़ी देर और लाइबा, बस थोड़ी देर और मेरा साथ दे दो, मैं बचा लूंगा तुम्हें। मेरे जहन में इस लम्हे कुछ नहीं था सिवाय इसके कि मुझे लाइबा को बचाना है। आखिरकार मैं किनारे पर पहुंचा। मेरी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी तैरते तैरते। मैंने उसे रेत पर लिटाया। मैं उसके पेट पर दबाव डालकर पानी निकालने लगा। अपने अंदर बची कुची सारी ताकत मैंने इसी काम पर लगाई। आखिरकार वो होश में आई। उसने एक दो लम्हों के लिए आंखें खोली, मुझे देखा। मुझे जहनी और दिली सुकून मिला था उसे आंखें खोलते देख। मैंने उसकी पेशानी चूमी और फिर होंठ, और अगले पल में बेहोश हो गया। आंख खुली तो मैं अस्पताल के रूम में था। सबसे पहले जो आंख खुलते ही मुझे याद आई वो थी वो झल्ली सी लड़की, लाइबा। लाइबा कहाँ है? मेरे सामने डॉक्टर इब्राहिम बैठा हुआ था। मुझे होश में आता देख वो फौरन उठकर मेरी जानिब आया। उबैद भी कमरे में मौजूद था। वो बरहमी उबैद भी मेरे सामने मौजूद था। वो भी मेरी तरफ लपका। मिस लाइबा, वो नहीं थी वहां। डॉक्टर के कहते ही मैं परेशान हुआ। मैं खुद उसे किनारे तक लाया था, तुम लोगों ने ठीक तरह देखा नहीं होगा। वो वहीं थी। मैं पैनिक होकर चीखा। नहीं सर, समंदर में कोई भी नहीं था सिवाय आपके अलावा, बल्कि आपको भी समंदर के बीच से डूबते हुए निकाला है एक मछेरे ने। उबैद के कहते ही मैं उलझा। क्या बकवास कर रहे हो? मैं लाइबा के पीछे कूदा था और लाइबा को खुद अपने साथ लेकर आया हूँ किनारे तक। सर, ऐसा कैसे हो सकता है? आप तो खुद डूब गए थे, आप शायद भूल गए। आपको समंदर से फोबिया है? उबैद के कहते ही मेरा दिमाग घूम के रह गया। हाँ, मुझे फोबिया है, लेकिन मैं उससे लड़ा और वापस आया था पानी की ऊपरी सतह पर, और फिर मैंने लाइबा को बचाया और उसे किनारे तक लाया। मेरे किए दावे पर उबैद और डॉक्टर मुझे ऐसे देखने लगे जैसे मैं दुनिया का कोई आठवां अजूबा हूँ। इन दोनों में से कोई भी इस बात पर यकीन करने के लिए तैयार ही नहीं था। उसामा, जरूर तुमने कोई ख्वाब देखा है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तुम हमें कोई किनारे पे नहीं मिले हो। तुम्हें एक मछेरा लेकर आया है अपनी कश्ती पर। तुम कहोगे तो मैं उसे भी मिला दूंगा तुमसे। हमने उससे अच्छी तरह पूछताछ की है और उसने बताया कि उसने तुम्हें अकेले पाया है समंदर के अंदर। कोई भी नहीं था तुम्हारे अलावा वहां। डॉक्टर की बात सुन मेरा दिमाग घूमने लगा। मेरे सर में शदीद दर्द होने लगा था। लगा जैसे रगें फट जाएंगी। तो तो क्या वाकई वो सिर्फ मेरा एक ख्वाब था? मैं डूब गया था। मैं लाइबा को नहीं बचा सका, मगर ऐसा कैसे मुमकिन है? मुझे अच्छे से याद है वो सब ख्वाब नहीं था। मैंने उसे बचाया था। वो मेरे कंधे पर चेहरा टिकाए हुए थी। नहीं, लाइबा को मेरे सामने तख्ते से फेंका गया था। मैं वहीं मौजूद था। मैंने खुद देखा था अपनी आंखों से। मैं उसी के पीछे कूदा था और मुझे अच्छे से याद है कि मैं उसे लेकर किनारे तक आया हूँ। तुम लोग समझ क्यों नहीं रहे हो मुझे? मैं चीखने लगा। मेरे दिमाग की रगें फट रही थी। देखो ओसामा, काम डाउन। पहले तो इस बात को समझने की कोशिश करो कि तुम्हें पानी से फोबिया है। तुम जब उसे बचाने के लिए कूदे तो तुम डूब गए बजाय उससे बचाने के। अपने फोबिया से लड़ना आसान नहीं होता, खास तौर पर तब जब वो बचपन का हो। इस फोबिया से तुम सिर्फ तब लड़ सकते हो जब वो लड़की तुम्हारे लिए बहुत अहमियत की हामिल होती, लेकिन वो नहीं थी। वो तो सिर्फ एक मामूली सी किडनी डोनर थी। डॉक्टर मुझे बड़े तहम्मुल से समझाने लगा, लेकिन मेरा जहन किसी सूरत कबूल करने के लिए तैयार नहीं था कि वो ख्वाब था फक्त। चलो, एक वक्त मैंने मान लिया कि मैंने उसे नहीं बचाया, तो फिर उसका क्या हुआ? कहाँ है वो? मेरे सवाल करते ही उबैद और डॉक्टर दोनों एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। इन दोनों के चेहरों पर बेबसी और मायूसी थी। पानी का बहाव बहुत तेज था। उसामा, ये तो तुम्हारी किस्मत थी कि तुम बच गए, लेकिन हर किसी की किस्मत तुम्हारी जैसी नहीं। यकीनन वो डूबकर मर गई होगी। बस डॉक्टर का ये कहना था कि मेरे कान साए साए करने लगे। कुछ लम्हों के लिए मुझे अपने गिर्द गिर्द अंधेरा छाता महसूस हुआ। मुझे वो दोनों नजर आ रहे थे, लेकिन वो क्या बोल रहे थे मैं समझने से कासिर रहा। मुझे अपने जिंदा होने का एहसास बाकी ना रहा। अपनी माँ की हादसाती डेथ के बाद ये दूसरी बार था जब मुझे महसूस हुआ कि मैं मर चुका हूँ। मैं बेसुध होकर दोबारा बेड पर लेट गया। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। अगला सीन। मेरी आंख खुली तो अजलान मेरे पास बैठा हुआ था। उसके हाथ में रिपोर्ट थी और चेहरे पर मुस्कुराहट। बहुत खबासत भरी मुस्कुराहट थी वो, जो मुझे कहीं ना कहीं झंझोड़ रही थी। चच चच चच, बेचारी भरी जवानी में मर गई।
बुरा भाई नहीं हूँ मैं तुम्हारी तरह, इसलिए तुम्हारी बीवी की हादसाती मौत की खबर सुन फौरन ही चले आया हूँ ताजियत करने। अजलान के अल्फाज मेरे कानों से ज्यादा दिल पर लग रहे थे। मेरी आंखों के आगे वो मंजर फौरन ही आ गया जब उसे ठाटे मारते समंदर के हवाले किया गया। मेरी आंखें सुर्ख होने लगी। मुझे वाकई यकीन करने में बहुत मुश्किल पेश आ रही थी कि वो नहीं रही दुनिया में। वो झल्ली दीवानी सी, वो लड़खड़ाती गिरती पड़ती टकराती हुई लड़की सिर्फ मेरी वजह से नहीं रही दुनिया में अब। वैसे हमारा बदला बराबर हुआ। तुमने मेरी टांगे ली थी, मैंने तुम्हारी बीवी। मैं तुम्हारी तरह बेरहम नहीं हूँ, इसलिए ये लो असर रिपोर्ट। सीना ठोक कर बता रहा हूँ तुम्हारे सामने, रिपोर्ट मैंने बदली थी। वो तुम्हारी बेटी है। उप्स, सॉरी थी। बस उसका खबासत भरी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाई ये कहना था कि मुझे एक और धचका लगा। मेरी आंखें हैरत से फैली। शायद तुम्हें पता नहीं है, लाइबा अकेले अगवा नहीं हुई थी, तुम्हारी बेटी साथ थी। अभी वो बोल ही रहा था कि मैं गुस्से की शिद्दत से गजबनाक होता अपने दोनों हाथों से उसके कॉलर पकड़ गया था। मार लो, अगर दिल की भड़ास निकलती है तो शौक से मार लो, लेकिन मारने के बाद ये सोच के रखना कि मॉम डैड को जवाब देना है। मैं उन्हें बता कर आया हूँ कि तुम्हें पूछने जा रहा हूँ। वो निहायत इत्मीनान से गोया हुआ तो मेरा खून खोल गया। मेरे हाथों की रगें उभर आई थी। मॉम डैड की धमकी सुनने के बावजूद मैं खुद को रोक नहीं सका उसे मारने से। मैं उसे मारते चला गया, मारते चला गया, हत्ता कि वो लहू लहान होकर व्हीलचेयर से नीचे गिरा। मारपीट की आवाज़ सुन उबैद और डॉक्टर फौरन ही अंदर आए थे। इन दोनों ने मुझे अजलान से दूर हटाया, वरना मेरा तो इरादा उसे जान से खत्म कर देने का था। आज 1 महीने, पूरे 1 महीने तक मैं अपनी बीवी और बेटी को ढूंढवाता रहा। सबसे ज्यादा गम मुझे इस बात का था कि मैंने एक कागज के टुकड़े पर यकीन किया, अपनी पाकीज़ा बीवी पर नहीं। ये सब कभी होता ही नहीं अगर मैं उन्हें सेफ्टी में रखता, उनके पीछे से अपने गार्ड्स न हटाता। अजलान के नजदीक मामलात बराबर हो गए थे, जबकि मेरे नजदीक जंग तो अब शुरू हुई थी। अगला सीन। मुझे लगा था मैं उसे यूं ही भुला दूंगा। क्या थी वो? एक मामूली सी लड़की। लेकिन हर गुजरते दिन के साथ, हर गुजरते घंटे के साथ, हर गुजरते लम्हे के साथ मैं बेकरार और बेसुकून होता जा रहा था। मुझे खुद भी खबर नहीं कब मैं उसका इस कदर तालिब हुआ कि पूरी दुनिया की तलब खत्म हो गई। सब था मेरे पास, बस सुकून नहीं था। वो सुकून जो उसकी खुशबू से आता, जो उसके नर्म लम्स से आता, जो उसकी सांसों की मीठी महक से आता। मैं हर वक्त सिगरेट फूकता रहता, जिसके सबब मेरे होंठ काले पड़ने शुरू हो गए थे। फरजीन शादी पर जोर देने लगी तो मैंने हामी भर ली। मुझे लगा शायद फरजीन का साथ मुझे जहनी सुकून मुहैया कर दे। बस मेरे हाँ करने की देर थी। शादी की तैयारियां फौरी शुरू हो गईं। अगला सीन में होटल के रूम में था। मैं वहीं रहा करता था। अपना खाली वक्त मैं हमेशा इस महक के साथ गुजारता जो इस कमरे से आती मुझे। कुछ देर बाद एक खूबसूरत लड़की कमरे में दाखिल हुई। उसकी आंखें देख एक लम्हे के लिए मैं चौंका। उसकी आंखें सब्ज रंग थी, बिल्कुल लाइबा जैसी। वो लहकती मेरे करीब आई। मैं 1 सीट सोफे पर बैठा हुआ था, वो आकर मेरी रान पर बैठी। यकीनन वो लाइबा से कहीं ज्यादा खूबसूरत थी, खासतौर पर ड्रेसिंग के एतबार से वो ब्लैक मैक्सी में बहुत सेक्सी लग रही थी। ओ हैंडसम, सिगरेट मत पियो। इसने मेरे हाथ से सिगरेट लेकर बुझा दी। उसके अमल पे मुझे याद आया, लाइबा भी सिगरेट का धुआं बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। मेरी नज़र अचानक सामने बेड पर गई, फिर बेड के बराबर रखे झूले पर। मुझे मेरी बेटी और बीवी शिद्दत से याद आए। बीवी, क्या मैंने कभी उसे बीवी का दर्जा दिया? वो कहती थी मैं मर जाऊं, और अब मैं खुद को मरा हुआ पा रहा था। मुझे कोई फीलिंग्स नहीं आ रही थी, हत्ता कि वो लड़की मेरी रान पे बैठी हुई थी, लेकिन मुझे उसके होने ना होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। इस लड़की ने कुर्बत बढ़ाई तो उसकी सांसों की महक से मुझे कराहियत होने लगी। मैंने फौरी झिंझलाकर उसे खुद से हटाया। गेट लॉस्ट। वो मेरा चेहरा उलझ कर देखने लगी। ये कोई तीसरी चौथी लड़की थी जिसे उबैद बड़ा ढूंढ कर मेरे लिए लाया था, मगर मुझे वो पसंद ना आई। मैं समझ रहा था कि मेरा दिल इस जैसी ढूंढ रहा है, और इस जैसी तो मुझे हजारों मिल जाएंगी। था क्या खास उसमें? बिल्कुल मामूली सी तो थी वो, मगर मुझे अब खबर हुई इस जैसी नहीं चाहिए थी मेरे दिल को, बस वो ही चाहिए थी। मैं बेड पर उसकी महक को अपना बिछोना बनाकर बेसुध सा लेट गया। मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए। बहुत वक्त लगा मुझे ये समझने में कि मैंने उससे शादी इसलिए नहीं की क्योंकि फरजीन को बचाना चाहता था। वो काम तो मैं पैसों से भी कर सकता था। मैंने उससे शादी इसलिए की चूंकि वो पहली निगाह में मेरे दिल को अच्छी लग गई थी। मैं उसे मामूली कहता रहा, जबकि वो तो पहली निगाह से ही खास थी। मुझे तो अब एहसास हुआ, फकीर तो मैं था उसके दर का, वो नहीं थी। तभी तो इतने धड़ल्ले से तलाक मांग लिया करती थी। और मैं सोच भी नहीं पाता था उसे खुद से जुदा करने के मुतालिक। जब मुझे लगा उसने मुझसे बेवफाई की है, मैं तब भी उसे छोड़ नहीं पाया। मैं रो रहा था, उसामा वजदान रो रहा था, वो भी एक झल्ली सी लड़की के लिए। मेरे अंदर एक तूफान बरपा था, ऐसा तूफान जो सब तहस नहस कर दे। डीएनए तक की नौबत ही ना आती अगर मैं उसे अपना नाम दे देता उस दिन। वो तो आई थी। वो मैं था जो अपनी मगरूरियत ने, अपने मकासद में, अपनी सियासत में उसे अपनाने के बजाय रद्द कर दिया।
मेरा दिल उसकी याद में चीख रहा था, उसकी चीखें मैं अपने कानों से सुन सकता था। मेरा पूरा वजूद तड़प रहा था उसकी तलब में। ओ माय गॉड, क्या एपिसोड थी भाई, क्या एपिसोड थी, क्या जबरदस्त किस्म की किस थी, जबरदस्त किस्म की, मैं बता नहीं सकती, इतनी बेहतरीन एपिसोड थी यार। क्या होगा यार, क्या होगा आगे? लाइबा कहाँ है? इकबाल के पास है, अजलान के पास है। ये तो कंफर्म है कि उस सामा वजदान ने उसे बचाया है, लेकिन वो कहाँ गई, ये तो इसमें सस्पेंस है। और इस सस्पेंस को ख़त्म करने के लिए आपको नॉवेल की नेक्स्ट एपिसोड पढ़नी पड़ेगी, सुननी पड़ेगी, जैसे भी आपकी मर्ज़ी। अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़िएगा आवाज़ बंद करके, और सुनना चाहें तो सुन लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।